आज हम पढ़ेंगे टेट परीक्षाओं में पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं मैथ के कुछ प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनके अच्छे अच्छे तरीके जानेंगे और समझेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया एक कि 3 की पावर 99 और 3 की पावर 50, इसका अंतर जो है कि इकाई स्थान का अंक, मतलब इसका अंतर निकालना है और अंतर में जो इकाई स्थान का अंक होगा वो कितना होगा। तो जब भी इकाई स्थान के अंक पूछते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आधार क्या है। आधार है 3 और इसका साइकिल क्या बनेगा 3 की पावर 1 होता है। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये प्रश्न बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी 3 की पावर 1 होती है 3 और 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81 और फिर जैसे ही 3 की पावर 5 करते हैं तो 2 4 3, मतलब 3 रिपीट होने लगा इकाई का। तो कितनी पावर के बाद ये रिपीट हो रहा है 4 की पावर 4 जब है इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको पता हो गया कि 3 की पावर जब 4 होती है और 4 के बाद जैसे आगे बढ़ती है तो फिर रिपीट होने लगता है वो। तो यहाँ पे कितना है 3 की पावर 99, तो 99 को हम 4 से भाग करते हैं। 99 को हम जब 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 4 से भाग करते हैं 4 दूनी 8, 1 9, 4 चक्कू 16, कितना बचा 3। तो 4 जो है ये 24 बार तो पूरा चला जाएगा, लेकिन अब बचा 3, यानी कि हमको किस पे देखना है 3 की पावर 3 पे। तो ये पता है कितना होता है 27, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना हो गया 7, इसके इकाई का अंक कितना होगा 7। ऐसे ही 3 की पावर 50 में देखते हैं। तो 50 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, हम 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 12 चौक 48, कितना बचेगा 2, यानी कि ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9। और जब भी देखो इसमें हमको किससे घटाना है, इस वाले से घटाना है, इस वाले से इसको घटाना है। तो इसमें जो है इधर क्या है 7 इकाई का अंक है और इधर क्या है 9 इकाई का अंक है। तो इसका मतलब है जब भी हम घटाएंगे तो इसके आगे दहाई लेनी पड़ेगी। तो 17 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 17 में से 9 घटेगा कितना आएगा 8। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा 8। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा 8। इसके इकाई का अंक कितना होगा 8। ये समझ में आया। तो इस टाइप के जो इकाई स्थान वाले अंक होते हैं इसी टाइप से निकालते हैं। हमको साइकिल पता होना चाहिए कितने पावर बाद जो है वो रिपीट होने लगता है। जैसे 2 का अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। यानी कि ये देखो इकाई का अंक कितना है 2, इकाई का अंक कितना है 2, यानी कि 2 की भी पावर कितनी होगी 4 के बाद वो रिपीट हो रहा है। 2 की पावर में 4 के बाद वो रिपीट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम 4 का देखें 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, फिर 4 की पावर 3 64। अब यहाँ पे देखो बदल गया 4 की पावर जो है ये कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 4, यानी कि वो 2 के बाद ही बदल रहा है। तो इस टाइप से जब भी हम 4 वाले करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे और 3 वाले करेंगे तो ये 4। तो इस टाइप से हम ये वाले प्रश्न कर सकते हैं इकाई वाले। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी टेट की परीक्षा में पूछा गया है, सरल प्रश्न है। 57 रुपये, देखो यहाँ पे रुपए लिखे हैं और 75 पैसे का पैसों में मूल्य बताना है। तो सबसे सरल क्वेश्चन है ये शायद। तो 57 रुपये, अब सबको पता है कि 57 रुपये 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 से गुणा कर देंगे और 75 पैसे इसको ऐड कर देते हैं, कितने हो गए जी 5775 पैसे। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा यही। देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 138 डिग्री
के संपूरक का कोटिपूरक निकालना है। देखो ये प्रश्न तो सरल है, लेकिन थोड़ा जब तक सोचोगे नहीं तब तक ये गलत हो सकता है अगर सोचोगे नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि संपूरक का जो है इसका कोटिपूरक पूछ रहा है, मतलब इसका पहले संपूरक निकालना है फिर उसका कोटिपूरक निकालना है। तो सबसे पहले समझते संपूरक और कोटिपूरक होता क्या है। देखो संपूरक में क्या होता है, संपूरक में ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। संपूरक में क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो ऐसे दोनों कोण कौन से होंगे, संपूरक कोण, ठीक है। और ऐसे ही कोटिपूरक होता है, उसमें क्या होता है, दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आई। पहले संपूरक समझा कि दोनों कोण जो हैं 180 डिग्री के उनका सम होना चाहिए, योग होना चाहिए उनका। और कोटिपूरक में क्या होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए उनका सम, उनका योग। तो अब सवाल आगे करते हैं। 138 डिग्री है, कह रहा है इसके संपूरक, तो इसका संपूरक निकालते हैं तो 180 में से घटा देंगे 138, तो कितना आया 2 और 17 13 4, कितना आ गया ये 42, कितना आया 42 डिग्री। लेकिन इसका क्या कह रहा है, इसका कोटिपूरक निकालना है। इसका क्या निकालना है, कोटिपूरक। तो कोटिपूरक मतलब 90 से घटाना होगा हमको, तो कितना हो जाएगा 8 और 4, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 48। आंसर कितना होगा 48, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 138 के संपूरक का कोटिपूरक निकालना है। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 48 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 1 x 5, यहाँ पे x की वैल्यू है और 9 का अपवर्त है, तो जहाँ x एक अंक है, ये x क्या है, एक अंक होगा, तो 3 1 x 5 ये एक संख्या है और यहाँ पे जो x है वो एक अंक है। और क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 से, देखो 9 की अपवर्त है। अपवर्त का मतलब समझते हो, अपवर्त का मतलब होता है वो 9 से कट रही है, पूरी तरीके से विभाज्य है। तो जब पूरी तरीके से विभाज्य होगा तो हमने कुछ नियम पढ़े थे, 2 से कटने वाले नियम, 3 से कटने वाले, 4 से कटने वाले। ऐसे ही हमने 9 का नियम पढ़ा था कि 9 से वो संख्याएं कटेंगी जिनके अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से कट जाए। 9 से कौन सी संख्या कटेंगी, जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए। अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पे 9 है और 9 से इसको डिवाइड करना है, तो ये अंक हम लिख लेते हैं ऐसे, इसको जो है 5, और यहाँ पे हमको एक अंक भरना है और वही अंक जो है x की वैल्यू होगी। तो 9 से जब डिवाइड होगा तो हम इसको ऐड करते हैं, सम करते हैं इसका, 3 1 4 और 4 5 9, 3 1 4 और 4 5 9। अब देखो यहाँ पे जो है इसका 9 आ रहा है ऑलरेडी, यानी कि ये अगर यहाँ पे 0 रख दिया जाए तो इस 0 अगर रखोगे तो इसका सम कितना होगा, योग 9। तो 9 अगर आएगा तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, यानी कि 3105 ही ये ऐसी संख्या है जो 9 से डिवाइड हो रही है, 9 की अपवर्त है। तो यहाँ पे हमने कितना भरा, ये 0, कितना भरा 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न है का मासा निकालना है। जो भिन्नों का मासा वाला फार्मूला पढ़ा है, मतलब तरीका, तो कैसे लगाते हैं इनमें। जो मासा निकालना होता है तो जैसे भिन्न है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, तो ये जब होते हैं तो हम अंश वाले का मासा निकालते हैं और हर वाले का लासा निकालते हैं, वही भिन्न का मासा होता है। तो 14, 21 और 42
इसका जो है हम मासा निकालते हैं, और 33, 22 और 55 इसका निकालते हैं लासा। ठीक है, तो इसका मासा हम निकालते हैं। तो मासा कैसे निकालते हैं? वही तरीका गुणनखंड वाला। तो इसको जब करते हैं तो कितना होगा, 7 से कट रही है। मतलब मासा का मतलब होता है वो अधिकतम ऐसी संख्या जो उनको डिवाइड कर सके, तीनों को या दो को, जितनी भी संख्या होती हैं उसको डिवाइड कर सके। तो ऐसी संख्या कौन है? एक संख्या 7 ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 7 छंग 42। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 7। इसका मासा कितना हो जाएगा? 7। अब ये जो है यहाँ पे इसका लासा निकालना है हमको। लासा क्या होता है कि वो मैक्सिमम नंबर, अधिकतम वह संख्या जिससे जिसको जो है ये तीनों डिवाइड कर सकें। ये जो तीनों हैं ये डिवाइड कर सकें उसको। तो मासा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो, इसका कितना होगा? 11 गुणे 3, और इसका 11 गुणे 2, और इसका 11 गुणे 5। तो 11 कॉमन है, एक बार लिखते हैं, बाकी 3, 2, 5। तो इसको गुणा करते हैं, 11 तियां 33 और गुणे 10, यानी कि लासा कितना हो गया इसका? 330। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमने बताया ऊपर जो है मासा लिखते हैं और नीचे लासा। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, 7/330। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो ये सवाल जब आते हैं तो इनमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उनको दशमलव में अगर जल्दी करना है तो उनको दशमलव में ही, मन में ही बदल लेते हैं दशमलव में। तो उसी टाइप से करेंगे क्योंकि हमको सवाल जल्दी करने होते हैं। तो यहाँ पे 3/2 है, इसको दशमलव में बदलेंगे जब तो 1.5 आएगा। यहाँ पे 4/3 है। जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो और भी जल्दी हो सकता है। 3 कम 3 3 3, ठीक, ये हो गया। और 5/6 को जब हम करते हैं तो 6 48 और 2 6 18, ठीक है। और ऐसे ही 9/7 का करते हैं तो 9/7 का करेंगे, 7 कम 7, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कौन सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या है 1.5। कौन सी संख्या है सबसे बड़ी? 1.5। और 1.5 किसकी थी? 3/2 की, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 3/2 वाला। ये संख्या जो है, ये भिन्न जो है बड़ी होगी, या ये संख्या जो है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2003 का प्रथम दिन, ये वाला प्रश्न है, 2003 का प्रथम दिन बुधवार है और वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। इनमें थोड़ी चीज़ अब आपको पता होगी तो ये वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, इन प्रश्नों में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो साधारण वर्ष होता है और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में होता है 1 दिन ज़्यादा और लीप वर्ष में होते हैं 2 दिन ज़्यादा, ठीक है। अब कैसे ज़्यादा होते हैं? जैसे साधारण वर्ष में 365 होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचेगा, वही 1 दिन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हमको थोड़ी चीज़ समझनी है, एक चीज़ और समझनी है ऐसे कि साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होता है। साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होता है। और लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है उसके अगला वाला अंतिम दिन होता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, और लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है उसके अगला वाला अंतिम दिन होता है। तो सबसे अब सिंपल क्वेश्चन है ये कि 2003 का देखते हैं, प्रथम दिन कौन सा है? बुधवार, यानी कि अंतिम दिन कौन सा होगा? बुधवार अंतिम होगा। ऐसे ही 2004 में ये लीप वर्ष होगा तो इसका प्रथम दिन कौन सा होगा? बुधवार था अंतिम दिन इसका, तो गुरुवार।
और इसका अंतिम कौन सा होगा? शुक्रवार। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं। ये 2004 का जो है अंतिम दिन हो गया शुक्रवार। अब 2005 का प्रथम दिन कौन सा होगा? शुक्रवार के बाद शनिवार। और हमको पता है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। तो 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? शनिवार। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? शनिवार, ये वाला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे थोड़े। अगली बार क्वेश्चन और भी अच्छे होंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हम इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।